हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महासागरीय नितल, तापमान तथा लवणता और ढेर सारे ऐसे टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। और हम 2 से 4 दिन वीडियो नहीं शेयर कर पाए, और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। और देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। और अगर आपको वीडियो नहीं देखा है, पीछे वाले 7 वीडियो मैंने कराए हैं, उनको सबको देखें। एक वीडियो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट जहाँ तक मैंने कराया है और करा रहा हूँ, देखते रहिए। शुरुआत से देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। द फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट 8 अब मैं कराने जा रहा हूँ। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे कमेंट करें, शेयर करें और अपने हर दोस्त को सेंड करें, ताकि उसका भी एग्ज़ाम के तहत अच्छी तैयारी हो सके और ये कंटेंट मिल सके। तो आइए हम बात करते हैं जलमंडल। पृथ्वी का परिमंडल, जिसमें महासागर, सागर, झील, नदियाँ तथा हिम क्षेत्र सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी के लगभग 71% पर जल का फैलाव है। अतः पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। याद रखना है कि पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। महासागर की बात करेंगे तो कई सारे महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो हम बात करेंगे प्रशांत महासागर की, जो पैसिफिक ओशियन, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर, आकृति त्रिभुजाकार। इसका शीर्षक बेरिंग जलडमरू मध्य तथा आधार अंटार्कटिक महाद्वीप पर। बेसिन की औसत गहराई 73,100 मीटर है। अल्यूशियन, क्यूराइल, मेरियाना गर्त महत्वपूर्ण गर्त हैं। कौन कौन से क्यूराइल, मेरियाना गर्त महत्वपूर्ण गर्त हैं? कुल मिलाकर 20,000 से भी अधिक द्वीप प्रशांत महासागर में उपस्थित हैं। तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में बेरिंग सागर, जापान सागर, पीत सागर, पूर्वी भाग में कैलिफोर्निया की खाड़ी, और दूसरा सागर है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। उत्तर में ग्रीनलैंड से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप तक फैला हुआ है। आकृति की बात करेंगे तो अंग्रेजी के अक्षर एस जैसी है। क्षेत्रफल प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल से आधा है, मतलब प्रशांत महासागर का 2 गुना क्षेत्रफल है आर्कटिक की अपेक्षा। अटलांटिक की अपेक्षा महासागर, जो प्रशांत महासागर 2 गुना है, इसका आधा है। इसके पूर्व में यूरोप एवं अफ्रीका तथा पश्चिम में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है। अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक यानी मिड अटलांटिक रिज है। इसकी अनेक चोटियाँ द्वीपों के रूप में यानी उदाहरण के लिए अजोस का पाइको द्वीप, केप वर्दे द्वीप। अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना, गुआ तथा बोवेट द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। 2 गर्त, रोमांस तथा दक्षिणी सैंडविच। तटवर्ती सागर बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, त्रिसागर, बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, मैक्सिको खाड़ी, कैरिबियन सागर, ये सब तटवर्ती सागर हैं किसी अटलांटिक महासागर के। अब हम बात करेंगे हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो अटलांटिक महासागर से भी कम है। स्थिति की दृष्टि से देखें तो ये महासागर उत्तर में दक्षिण एशिया, पूर्व में हिंद एशिया,
तथा ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा दक्षिण में अटलांटिक अंटार्कटिक महाद्वीप से घिरा है। औसत गहराई 4000 मीटर। गर्तों का अभाव, यहाँ पे गर्त नहीं है, गर्तों का अभाव है। केवल जावा द्वीप, जावा के दक्षिण में शुंडा गर्त है। क्या है? केवल जावा के दक्षिण में शुंडा गर्त है। हिंद महासागर के जलमग्न, हिंद महासागर के जलमग्न कटक, लक्षद्वीप, चागोस कटक, सेंट पॉल कटक द्वीप कौन कौन से हैं? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर, अन्य द्वीप श्रीलंका द्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप, मॉरिशस द्वीप, तटवर्ती सागर की बात करेंगे, लाल सागर और फारस की खाड़ी। जो तटवर्ती सागर हैं वो दो हैं, कौन कौन से? लाल सागर और फारस की खाड़ी। चौथा महासागर है आर्कटिक महासागर, जो खासकर बर्फ से घिरा हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। तो अंटार्कटिक महासागर की बात करेंगे। महासागरीय नितल, फ्लोर फॉर द ओशियन, जो कि महासागर की नितल की बात करने को मैंने बोला है, करेंगे कि हमारी पृथ्वी का जो भाग समुद्र के जल में डूबा रहता है, पृथ्वी का भाग है जो समुद्र के जल में डूबा रहता है, उसे अधस्थल कहते हैं। अधस्थल किसे कहते हैं? मतलब जो हमारी पृथ्वी का भाग है समुद्र में जल में डूबा रहता है, उसे अधस्थल कहते हैं। महासागरों में ऊंचाइयां तथा गहराइयां बहुत होती हैं। गहराई के अनुसार सागर को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया जाता है। महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय निमग्न तट यानी तट के समीपवर्ती उथले क्षेत्र, तट के समीपवर्ती उथले क्षेत्र जो समुद्र में डूबे हैं। गहराई 150 से 200 मीटर तक, ढलान 1 अंश, औसत चौड़ाई जो उसकी है 70 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई कितनी है? 70 किलोमीटर। महासागरों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.5% भाग महाद्वीपीय निमग्न तट है। मनुष्य के लिए उपयोगी समुद्री, मनुष्य के लिए ये उपयोगी है तो समुद्री खाद्य पदार्थ महाद्वीपीय निमग्न तट पर मिलते हैं। मत्स्य आखेट के प्रमुख क्षेत्र हैं। विश्व के कुल खनिज तेल तथा गैस के उत्पादन का 20% भाग महाद्वीपीय मग्न तट के प्राप्त होते हैं। बालू एवं बजरी के विशाल भंडार के स्रोत भी यहीं से मिलते हैं। महाद्वीपीय ढाल, जो महाद्वीपीय ढाल है, अभी मैंने निमग्न तट की बात की, अब मैं ढाल की बात कर रहा हूँ। महाद्वीपीय निमग्न तट महासागरीय मैदान से एक बड़े ढाल से संबंधित होते हैं, इन्हें महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। तीव्र ढाल वाले भाग 2 अंश से 5 अंश तक ढाल होता है। तीव्र ढाल वाले भाग 2 अंश से 5 अंश तक ढलान होता है। महाद्वीपीय द्वीपों के अंतिम सीमा, महाद्वीपों की जो होती है अंतिम सीमा होती है। महाद्वीपीय सागर की औसत गहराई 3600 मीटर होती है। कितनी होती है? अधिकतम औसत गहराई है वो 3600 मीटर होती है। समुद्रों के लगभग 6.5% भाग में विस्तृत। महाद्वीपीय ढाल पर कैनियन, महाद्वीपीय ढाल महाद्वीपीय ढाल पर कैनियन सदृश गहरी खाइयां पाई जाती हैं। महाद्वीपीय उत्थान की हमने अभी निम्न तट की बात की, ढाल की बात की, अब उत्थान की बात करेंगे। जहाँ महाद्वीपीय ढाल का अंत होता है वहीं इसका महाद्वीपीय जो ढाल होती है, ढाल का अंत होता है, वही मंद ढाल वाले महाद्वीपीय उत्थान की शुरुआत होती है। ढाल 0.5 से 1 डिग्री तक होती है। ढाल कितनी होती है? 0.5 से 1 डिग्री तक होती है। नितल मैदान, विशाल प्लान, महाद्वीपीय उत्थान के बाद मैदान सदृश
महासागर का गहरा तल गहराई इनकी जो होती है 3000 से 6000 मीटर तक होती है। महासागरीय क्षेत्र के लगभग 40% क्षेत्र में पाए जाते हैं। महासागरीय नितल पर कुछ अन्य आकृतियाँ जो हैं उनकी बात करेंगे। महासागरीय नितल पर कुछ आकृतियाँ हैं, जैसे इसकी कुल लंबाई जो है ये 1 फुट होता है। कुल लंबाई 7500 किलोमीटर से भी अधिक है। जलमग्न कटक का निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के कारण होता है। जलमग्न खाइयाँ अथवा गर्त गहराई इनकी जो खासकर है सामान्यतः 5500 मीटर है। प्रशांत महासागर में पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर इनकी लगभग एक निरंतर श्रृंखला मिलती है। महासागरों के सबसे गहरे भाग जो जल खाइयाँ होती हैं सबसे गहरे भाग होते हैं। उत्पत्ति वलन एवं भ्रंशन के कारण विवर्तनिक हो जाती है। सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त, कौन सा गर्त? सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त होता है, जो गुआना द्वीपमाला के निकट प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई 11 किलोमीटर 11.2 होता है। वैसे इसकी खोज की बात करेंगे हम, खोज की बात करेंगे तो ये हो जाता है। इसकी खोज 1957 में सोवियत अनुसंधान जहाज वित्याज द्वारा की गई थी। सबसे अधिक गर्त प्रशांत महासागर में है, 32 गर्त हैं। कितने गर्त हैं? 32 गर्त हैं। नितल पहाड़ियाँ, समुद्री जल में डूबी पहाड़ियाँ, मतलब कौन सी पहाड़ियाँ? क्या हो जाता है? समुद्री जल में डूबी पहाड़ियाँ। ध्यान रखना है। वही जलमग्न पर्वत जिसका शिखर नितल से 1000 मीटर से भी अधिक उठा हो समुद्री पर्वत कहा जाता है। सपाट शीर्ष वाले पर्वतों को भुएट कहते हैं। और क्या कहते हैं? भुएट कहते हैं। भुएट कहते हैं सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को। इनका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। प्रशांत महासागर में सबसे अधिक नितल पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जलमग्न कैनियन महासागरीय नितल पर स्थित तीव्र ढाल वाले गहरे गार्ज। तो जलमग्न कैनियन किसे कहते हैं? जो महासागरीय नितल पर स्थित तीव्र ढाल वाले गहरे गार्ज होते हैं उन्हें हम जलमग्न कैनियन कहते हैं। मुख्यतः महाद्वीपीय मग्न ढाल तथा उत्थान तक ही सीमित है। सबसे अधिक कैनियन प्रशांत महासागर में है। सबसे अधिक कैनियन प्रशांत महासागर में है। संसार के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। इनके नाम बेरिंग तथा जेमचुंग कैनियन है। तल, सोल तथा भित्ति ये मग्न ठोस आकृतियाँ हैं। कौन सी आकृतियाँ हैं? ठोस। ये मग्न जो है ठोस आकृतियाँ हैं। ये मग्न ठोस आकृतियाँ हैं। तट महाद्वीपों के किनारे स्थित होते हैं। उदाहरण ग्रैंड बैंक। तट क्या होता है? तट महाद्वीपों के किनारे स्थित होते हैं। उदाहरण के लिए ग्रैंड बैंक। भित्ति का निर्माण मुख्यतः जैविक निक्षेप से। भित्ति का निर्माण जो होता है मुख्यतः जैविक निक्षेप से होता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेटर बैरियर रीफ कहते हैं। भित्ति कई प्रकार की होती है। तटीय भित्ति, प्रवाल भित्ति, प्रवाल रोधिका भित्ति, प्रवाल वलय भित्ति भी पाई जाती है। महासागरीय जल का तापमान क्या है, कितना है, चर्चा कर रहे हैं। महासागरीय जल का तापमान, महासागर की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। मतलब गहराई बढ़ती है, बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री रहता है।
धरातल से 1800 मीटर गहराई तक तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से घटकर 2 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। सागरी जल के तापमान का वास्तविक सागरी जल के तापमान का वास्तविक स्रोत सूर्य है, जिससे प्राप्त होने वाली मात्रा का महाद्वीपीय जल द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। ये तापमान महासागरीय जल के एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इससे ही महासागरीय जलराशियों का परिसंचरण तथा उसकी अन्य विशेषताएं नियंत्रित की जाती हैं। महासागरीय जल का तापमान भूमध्य रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। सबसे अधिक महासागरीय तापांतर सबसे अधिक जो होता है क्या होता है, न्यूफाउंडलैंड में होता है। सबसे अधिक तापांतर न्यूफाउंडलैंड के समीप तथा व्लादिवोस्टॉक के निकट होता है। महासागरीय जल की लवणता समुद्री जल की लवणता को प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। कितने व्यक्त किया जाता है? समुद्री जल की लवणता को प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। समुद्री तल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार ग्राम होती है। महासागरीय जल की लवणता से सागरी जीव एवं वनस्पतियाँ प्रभावित होते हैं तथा उसके तापमान, घनत्व एवं परिसंचरण पर भी लवणता का प्रभाव पड़ता है। लवणता के कारण ही महासागरीय जल का हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट तथा उसका क्वथनांक बिंदु सामान्य जल की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। सागरीय जल में लवण की मात्रा अधिक होने पर उसका वाष्पीकरण भी धीमी गति से संपन्न होता है एवं उसका घनत्व बढ़ता जाता है। समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों की कुल मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत ये होता है। समुद्री जल में पाए जाने वाला लवण मूलतः स्थानीय धरातल से प्राप्त होता है। कर्क तथा मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक लवणता वाले क्षेत्र आयन मंडलों के समीप है। अटलांटिक महासागर में आयन मंडलों के समीप लवणता लगभग 37% है। भूमध्य रेखा और ध्रुवों के समीप लवणता की मात्रा कम होती है। भूमध्य रेखा और ध्रुवों के समीप लवणता की मात्रा कम होती है, अर्थात सबसे अधिक लवणता 20 अंश और 40 अंश उत्तरी अक्षांशों के मध्य तथा 10 अंश और 30 अंश दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। भूमध्य सागर, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी में लवणता की मात्रा बहुत अधिक होती है। काले सागर व बाल्टिक सागर में लवणता कम पाई जाती है। अंततः समुद्रों तथा झीलों की लवणता सामान्यतः अधिक होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटाह राज्य की ग्रेट साल्ट झील, जॉर्डन के मृत सागर, टर्की में वान झील में लवणता की मात्रा क्रमशः 220, 240 और 350 है। सामान्यतः सागरीय जल में मिलने वाले प्रमुख खनिजों की मात्रा एवं उसके संगठन में खनिजों का प्रति निम्नलिखित अनुपात बताया जाता है। हम बात करेंगे अनुपात किसका कितना है। सागरीय जल में घुले लवण जो है सोडियम क्लोराइड का 27.213 प्रति हजार मात्रा में है। प्रतिशत कितना है? 77.8 दिख रहा है, आप लोग देख लेंगे। और योग में देखा जाए टोटल 35% 1000 पर और इधर प्रतिशत में 100%। महासागरीय जल में मिलने वाली
लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। इनकी उत्पत्ति के समय ही अधिकांश लवण उसके जल में घुल गए। उसके पश्चात स्थलीय भागों से प्रवाहित होकर सागरों में गिरने वाली नदियाँ तथा सागरीय लहरों से तटीय भागों के लिए जाने वाले अपरदन के परिणामस्वरूप लवणों की कुछ न कुछ मात्रा निरंतर महासागरों में मिलती रहती है, जिससे उसके जल में लवणता की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है। महासागरीय धाराएं तथा ज्वार-भाटा। महासागरीय धाराएं ज्वार-भाटा की बात करें तो आइए महासागरीय तरंगें क्या होती जान लेते हैं। तरंग महासागरीय सतह की दोलायमान गति है। तरंगों का जल ऊपर नीचे तथा आगे पीछे गति मात्र करता है, वह अपना स्थान छोड़कर आगे नहीं बढ़ता। तरंगें मुख्यतः पवन के दबाव तथा घर्षण के कारण बनती हैं। क्यों बनती हैं तरंगें? तरंगें मुख्यतः जो है क्या होता है, कारण बनती है। पवन द्वारा उत्पन्न तरंगें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। सी, स्वैल या महातरंग। तीसरी कौन सी? सर्फ एक तरंग है। तटीय क्षेत्र में टूटती हुई तरंगों को सर्फ या फेनिल कहते हैं। क्या कहते हैं? तटीय क्षेत्र में टूटती हुई तरंगों को सर्फ या फेनिल कहते हैं। तरंगों की अधिकतम ऊंचाई 16 मीटर तक होती है। तरंगों का आकार जल की गहराई पर निर्भर करता है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2013 में आया हुआ है। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण सबसे अधिक भाग है। तो ऑप्शन ए वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में पाया जाता है। अलवण जल झीलों और नदियों में पाया जाता है। भूमिगत जल के रूप में, मृदा आर्द्रता के रूप में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी भूमिगत जल के रूप में। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में होता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग भूमिगत जल के रूप में है। बात करेंगे महासागरीय धाराएं। महासागरीय सागरों की सतह पर एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूर तक नदी की तरह बहते हुए जल को महासागरीय धारा कहते हैं। धाराएं स्थायी पवनों के प्रभाव से चलती हैं। धाराएं हैं वो स्थायी पवनों के प्रभाव से चलती हैं। इनकी गति प्रति घंटा 1.5 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक होती है। महासागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। विषुवत प्रदेशों से ध्रुवों की ओर बहने वाली धाराएं कौन सी? विषुवत रेखा यानी विषुवत प्रदेशों से ध्रुव की ओर यानी ध्रुव की ओर बहने वाली धाराएं गर्म धाराएं होती हैं और ध्रुव क्षेत्रों से विषुवत प्रदेशों की ओर बढ़ने वाली धाराओं को ठंडी धाराएं कहा जाता है। महासागरीय धाराओं सामान्य दिशा धाराओं के उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी का परिभ्रमण, दैनिक गति यानी पृथ्वी तल पर चलने वाले प्रचलित पवन और वायु दाब में अंतर, सागर में तापीय अंतर, सागर की लवणता में अंतर, तट रेखा का आकार, ऋतु का परिवर्तन। प्रशांत महासागर की धाराएं। एक एक धारा की बात करेंगे। जैसे उत्तर विषुवतीय जलधारा उष्ण अथवा गर्म, ये गर्म है। यूरेशियो की जलधारा, जापान की काली धारा भी इसे कहा जाता है और गर्म जलधारा है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह वो भी गर्म है। अलास्का की धारा वो भी गर्म है। सुशिमा धारा वो भी गर्म है। क्यूराई जलधारा, ओयोसियो धारा ठंडी है और कैलिफोर्निया की धारा भी ठंडी है। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा गर्म,
पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, न्यू साउथ वेल धारा गर्म, हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन धारा ठंडी, अंटार्कटिका प्रवाह ठंडी, विपरीत विषुवरेखीय जलधारा गर्म, एलिनिनो गर्म और ओखेटस्क धारा ठंडी। अटलांटिक महासागर धाराओं की चर्चा करेंगे। उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा उष्ण अथवा गर्म, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा उष्ण, फ्लोरिडा की धारा उष्ण, गल्फ स्ट्रीम की खाड़ी धारा उष्ण, नॉर्वे की धारा उष्ण, लेब्राडोर की धारा ठंडी, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा ठंडी, इरविंजर धारा उष्ण, कनारी ठंडी, ब्राज़ील की धारा उष्ण, बेंगोला की धारा ठंडी, अंटार्कटिक प्रवाह अटलांटिक ठंडी धारा, विपरीत विषुवतीय रेखीय जलधारा वो भी उष्ण, रेनेल धारा ठंडी, फॉकलैंड धारा ठंडी, टाइल्स या एलिन धारा गर्म। अब बात करते हैं हिंद महासागर की धाराएं। ये दक्षिणी विषुवतीय जलधारा गर्म एवं स्थायी है, मोजाम्बिक धारा गर्म एवं स्थायी, अगुलहास की धारा गर्म एवं स्थायी, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो धारा है वो भी ठंडी एवं स्थायी है। ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं स्थायी, शीतकालीन मानसून ठंडी एवं परिवर्तनशील ठंडी। दक्षिणी हिंद धारा यानी हिंद महासागर की धाराएं शीत ऋतु, सारगासो सागर यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा गल्फ स्ट्रीम तथा कनारी धारा द्वारा एक प्रति चक्रवर्तीय प्रवाह कम पाया जाता है। इस चक्र के अंतर्गत शांत एवं गतिहीन जल पाया जाता है जिसे सारगासो सागर कहते हैं। ज्वार भाटा समुद्र का तल का नियमित उत्थान और पतन है जिसमें सतहों की आकृति तरंगों की तरह हो जाती है। समुद्र की जल स्तर नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है। कितनी बार? 2 बार ऊपर उठता है। समुद्री जल स्तर ऊपर उठने के ज्वार नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण है चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण क्रिया। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सूर्य के प्रभाव से लगभग 2 गुना है। गुरुत्वाकर्षण एवं अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार भाटा का निर्माण। सामान्यतः दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। अपवाद साउथहैम्पटन, इंग्लैंड, यहाँ ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। प्रत्येक देशांतर पर ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद उत्पन्न होता है, अर्थात प्रतिदिन ज्वार लगभग 26 मिनट देर से आता है। ज्वार भाटा के देरी के आने के कारण पृथ्वी की दैनिक गति चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करना है। तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। और आगे की चर्चा को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी एक लाइक हमें बहुत शक्ति देती है, जिससे हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और ताकि आपकी हेल्प होती रहे। थैंक यू सो मच।